अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी की कुछ हॉरर वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज़ मुझे वहाँ सेंड कर सकते हैं। परसों से वो सांप आज़ादाना काट कबाड़ वाले कमरे में रहता था। दरवाजे के पास एक बिल भी था जिसमें आराम करता, मगर एक दिन किसी खतरे के पेश नज़र उसके बिल को बंद कर दिया कि अचानक उस घर पर तबाही और बर्बादी टूट पड़ी। और फिर एक ऐसा ख़तरनाक वाक़या रूनुमा हुआ, एक अजीब शाखसाना जो कि सुनने वालों को हैरत में डाल देगा। मैं उस वक्त न्यू सईदाबाद के शाही बाज़ार के नुक्कड़ पर खड़ा हूँ। ये शाही बाज़ार कभी चंद दुकानों पर मुश्तमिल था, मगर अब शाही बाज़ार बहुत बढ़ चुका है। दुकानों की तादाद भी आबादी बढ़ने के साथ साथ बढ़ चुकी है। एक वक्त था कि सुबह के वक्त भी शाही बाज़ार में सन्नाटा हुआ करता था। अब पूरा दिन शाही बाज़ार में रौनक नज़र आती है। दुकानें भी सामान से भरी हुई हैं। हैदराबाद से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफिर पर न्यू सईदाबाद, जिसका शुमार गांव में होता था, मगर देखते देखते आबादी इतनी फैल चुकी है कि वो गांव के बजाय शहर मालूम होता है। मैं अपनी कज़न के वलीमे और उसकी बहन की शादी में शिरकत करने की गर्ज से आया हूँ। मैं अभी शादी और वलीमे का खाना खाकर फारिग हुआ हूँ। शहरों में बड़ी सख्ती होने पर भी शादी हॉल में खाना इतनी ताख़ीर से मिलता है कि अपने घर पहुँचते पहुँचते रात के 2-2:30 बज जाना मामूल बन चुका है। न्यू सईदाबाद में किसी भी किस्म की कोई सख्ती नहीं है, फिर भी बारात का खाना सुबह 11 बजते ही शुरू कर दिया जाता है। गांव के लोग आते ही खाना खाकर चले जाते हैं। जब तक बारात शहर से पहुंचे, गांव के लोग खाने से फारिग हो चुके होते हैं। बारात आने पर खाना खाने के लिए सिर्फ बाराती रह जाते हैं। बारातियों को खाना किसी हॉल में नहीं बल्कि गली के किसी बड़े मकान को एक दिन के लिए खाली कराकर उसके अंदर खाना खिलाया जाता है। शहर से बारात अभी पहुंची नहीं थी, मगर मैं खाना खाकर फारिग हो चुका था। उस गांव में मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जब तक बारात शहर से आ जाए, मैंने सोचा इन बचपन की यादों को फिर से ताज़ा कर लिया जाए। ये सोचकर मैं अकेला ही बाजार की तरफ निकल आया था। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये ज़मीन सड़क है। यहाँ खड़े होकर जिधर तक भी नज़र दौड़ाऊँ, दोनों एतराफ़ में दुकानें ही दुकानें हैं, जिनमें ज़्यादातर होटल हैं। इस सड़क पर कभी चंद दुकानें थीं और होटल भी गिनती के थे। शाही बाज़ार के नुक्कड़ से 2 या 3 दुकानें छोड़कर मेरे नाना इस्माइल की परचून की दुकान थी। उनके इंतकाल के बाद उनके भाई हकीम सुलेमान ने उस दुकान को संभाल लिया था। मैंने अपने नाना इस्माइल को नहीं देखा, मगर उनके भाई नाना हकीम सुलेमान को ही देखा था। वो दुकान अब ख़त्म हो चुकी है और वो दुकान 3 छोटी दुकानों में तब्दील हो चुकी है। मेरे सीधे हाथ की जानिब चंद दुकानों के बाद एक छोटी सी गली है। गली ख़त्म होने पर उसके दूसरे सिरे पर रेलवे स्टेशन है, जो अब उजड़ चुका है। स्टेशन की टूटी हुई खस्ता हाल इमारत और रेलवे की पटरियां उस वक्त की गमाज़ी करती हैं कि कभी यहाँ से ट्रेन गुजरा करती थी। अब रेलवे की जगह पर तजावुज़ात कायम हो चुकी हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल उस इलाके में हिंदुओं की आबादी थी। उन गलियों में मकानात सारे एक ही तर्ज पर बने हुए थे। दरवाजे के दूसरी जानिब बैठक, सहन और कमरे के दरमियान मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, जबकि दूसरी जानिब सुराही या मटके किसी चीज़ पर रखे होते थे और उन पर गिलास रखा होता था। सोने के कमरे के साथ एक छोटा कमरा होता जिसमें सामान रखा होता और एक हिस्से को रात में बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ख़वातीन और लड़कियों के लिए तफरीह सिर्फ रेडियो था, जो सेल से चला करता था। खाना पकाते हुए या लस्सी बनाते हुए उस रेडियो को ऑन कर देती थी। रेडियो से गाने या नई आने वाली फिल्म की मुख्तसर कहानी और गाने ख़वातीन में मकबूल थे।
उन फिल्मों की कहानी और गाने सुनकर खवातीन प्रोग्राम बनाया करती थीं। हैदराबाद जाने पर सिनेमा में ये फिल्म जरूर देखनी है। बच्चों की तफरीह गर्मियों में जाकर नहर में नहाना, कंचे खेलना, लट्टू चलाना, गधों को छेड़ना या उनकी सवारी करना, इन सब खेलों में एक खेल बड़ा मकबूल हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं चल सका। वो खेल ये था कि किसी भी एक बच्चे को पुराना सा सेहरा पहनाकर गधे पर बिठाकर सड़क और गलियों की सैर कराना। गधे के पीछे बच्चे बाराती होते थे। फालसे के मौसम में जब शाम को फालसे बेचने वाला गली में आता था, वो बच्चों के पास पैसे ना होने पर उनसे गंदम लेकर फालसे दे देता था। बच्चे खूब फालसे खाते और कुछ शरबत बनाकर पीते थे। गर्मी के दिनों में रात में थके हारे बूढ़े और जवान गली में चारपाई पर बैठ जाते थे। दिन भर की मसरूफियात पर तबादला ख्याल करते थे। किस्से कहानियों के दौर चलते। दरमियान में हुक्का रखा होता था। जिनको बीड़ी पीने का शौक था वो हुक्के की मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर कश लगाते थे। रेडियो से खबरें सुनकर मुल्की हालात से बाखबर रहते थे। रात के जैसे ही 9 बजते सब अपने घरों को लौट जाते। जल्द सो जाने से उन्हें फजर की नमाज पढ़ने में आसानी रहती थी। इन्हीं गलियों में मेरे नाना इस्माइल का घर था, जिसमें उनके बड़े भाई हकीम सुलेमान भी रहते थे। मेरे नाना ने 2 शादियां की थीं। पहली बीवी से मेरी वालदा बरकत और खाला खातून पैदा हुई थी। फिर मेरी बीवी के इंतकाल पर दूसरी शादी की, लेकिन उससे कोई औलाद नहीं हुई और उसका भी इंतकाल हो गया। बेटियों की हैदराबाद में शादियां हो जाने पर वो उस फर्ज से फारिग हो गए थे। उनके इंतकाल हो जाने पर उनकी परचून की दुकान हकीम सुलेमान ने संभाल ली थी। वो अकेले ही थे। उनकी बीवी और 3 लड़कों का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। दूसरी शादी न करने की वजह मायूसी थी। उनके यहाँ सेहतमंद बच्चे पैदा होते थे, लेकिन कुछ माँ जी कर इंतकाल कर जाते। हम सब बहन भाई 2 माह की छुट्टियां गुजारने न्यू सईदाबाद जरूर जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने नाना के घर में एक काले सांप को पहली बार देखा, वो बहुत तेजी से बैठक के अंदर से निकला और चूल्हे के करीब आटा पीसने की चक्की के नीचे छुप गया। मैं उस वक्त चक्की के पास बिछी चारपाई पर बैठा हुआ था। काले सांप को देखकर मेरा जिस्म में कपकपी तारी हो गई थी। मैं चारपाई पर सहमा बैठा हुआ था। सांप चक्की के नीचे से निकला और कमरे के अंदर चला गया। सांप के कमरे के अंदर जाने पर मेरा खौफ कुछ कम जरूर हो गया था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। वालिदा साहिबा जब पड़ोस से आई तो मैंने उन्हें सांप के बारे में बताया। सांप के जिक्र पर वो मुस्कुराते हुए बोली, उस सांप से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कहेगा। वो क्यों? ये सांप मैं उस वक्त से देख रही हूँ जब मैंने होश संभाला है। उसने आज तक किसी इंसान को नहीं काटा है। ये बैठक में ही रहता है, इसलिए हमने बैठक को इस्तेमाल करने के बजाय उसमें काट कबाड़ और फालतू सामान डाला हुआ है। उस दिन के बाद मैंने बार बार उस काले सांप को देखा। वो तेजी से बैठक से आटे की चक्की के नीचे आता, फिर कमरे के अंदर से होता हुआ रात के वक्त में बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल होने वाला छोटे कमरे के अंदर चला जाता। उस कमरे में एक सुराख था जिसके अंदर वो जाता था, लेकिन हम में से किसी को भी उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उस सांप के लिए मशहूर था कि ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि उस घर में ख़जाना दफन है जिसकी ये निगरानी करता है। उस सांप के हवाले से एक वाक़या भी मशहूर है कि सांप मोहम्मद यूसुफ और जोसा के भैंस के बाड़े में रात की तारीकी में छुपकर उसकी भैंसों का दूध रोज़ाना पी जाता था। एक रात जोसा की आंख खुल गई। वो घर के बाहर गली में चारपाई बिछाकर सोता था। घर के सामने भैंसों के बाड़े में उसे रोशनी नजर आई। दिन का समय लग रहा था। उसने आंखें मलकर देखा कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन ये हकीकत थी। वो खामोशी से चारपाई से उठा और बाड़े की जानिब बढ़ा। जोसा को देखकर भैंसों ने शोर किया, जिससे सांप घबराकर भाग उठा और अपना मनका वहीं छोड़कर चला गया। मनका से रोशनी फूट रही थी। वो ये देखकर हैरान रह गया। वो छोटा सा गोल सा पत्थर की तरह की चीज़ थी जिससे रोशनी फूट रही थी। वो समझ गया कि ये ज़रूर सांप का मनका है। जोसा ने फ़ौरन उस मनका को अपनी जेब में रख लिया और घर में लाकर छुपा दिया। दूसरे दिन जोसा की बीवी सकीना खाला के मुंह से ये वाक़या निकल गया।
जिस पर न्यू सईदाबाद की औरतें वो मनका देखने को टूट पड़ी कि हमें भी वो मनका दिखाओ कि देखें कैसा होता है। जोसा भी उसी वक्त घर में काम से लौटा था। उसे जब पता चला कि ये औरतें मनका देखने आई हैं तो वो बीवी पर गर्म हो गया और औरतों को बताया कि उसका दिमाग चल गया है, हमारे पास कोई मनका नहीं है। जोसा को अपनी बीवी पर गर्म होता देखकर औरतें एक एक करके वहां से खिसक गईं। जोसा ने सारी जिंदगी उस बात से इनकार ही किया कि उसके पास मनका है, लेकिन लोग यही कहते हैं कि सांप का मनका मिलने पर ही जोसा ने बहुत तरक्की की। उससे पहले उसके पास इतना माल नहीं था। मेरी वालदा बच्चों की स्कूल की छुट्टियां गुजारने न्यू सईदाबाद आई हुई थीं। इस वाक़ये पर तबसरा करते हुए उन्होंने गांव की औरतों से कहा, ये सांप बरसों से हमारे घर में है और फायदा पड़ोसियों को पहुंचा रहा है। रात को वो जब सोई तो ख्वाब में वही सांप नजर आया। वो सांप इंसानी आवाज में बोला, तू क्यों गम करती है? इस घर में इतना खजाना दफन है कि अगर तेरी 7 पुश्ते भी खाएं फिर भी कम नहीं होगा। दिन के 12 बजे सहन को खोदना शुरू कर दे, सारा खजाना तेरा हो जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि ज़मीन खोदने से पहले तू मेरे नाम का दूध और मछली पर न्याज दिला दे। वालदा मोहतरमा ये ख्वाब देखकर बड़ी खुश हुई कि सांप ने अपना खजाना देने का कह दिया है और कोई भेंट भी नहीं मांगी, वरना ऐसे खजानों के मुहाफिज सांप भेंट लिए बगैर खजाना नहीं लेने देते। मेरे वालिद अब्दुल जब्बार को मुताले का बहुत शौक था। उर्दू और अंग्रेज़ी की किताबें बहुत आसानी से पढ़ लिया करते थे। उस दौर में अंग्रेज़ी दूर की बात, लोगों को सही से उर्दू पढ़ना नहीं आती थी। उस ख्वाब की ताबीर उन्होंने वालदा मोहतरमा को बताते हुए कहा, सांप ने दूध और मछली का न्याज का जो कहा है उससे उसकी मुराद पहला लड़का और पहली लड़की की भेंट है। क्या तुम इस खजाने को हासिल करने को अपनी औलाद की भेंट दोगी? ख्वाब की ताबीर सुनकर वालदा मोहतरमा डर गईं और बोली, अपनी औलाद की भेंट देकर खजाना हासिल करने से बेहतर है मैं रोटी और चटनी से खाना खाना मंजूर कर लूंगी, लेकिन अपनी औलाद की भेंट किसी सूरत नहीं दूंगी। नाना इस्माइल के घर में एक नीम का घना दरख्त भी था जिसकी कई शाखें थीं। उन शाखों पर लगने वाली छोटी छोटी नीम की गुठलियां, जिन्हें बच्चे नीम की निस्बत से नमूलिया कहते थे, उन गुठलियों में बच्चों के लिए बड़ी कशिश होती थी। बच्चे सुबह सुबह घर का दरवाजा खुला देखकर घर में घुस जाते और जमीन पर पड़ी पकी हुई गुठलियों को अपनी झोली में भरने लगते ताकि उन्हें वो चूस कर आम का सा मजा ले सकें। जरा सी आहट पर बच्चे घबरा कर भाग जाते कि कहीं कोई उनकी चोरी ना पकड़ ले। नीम के दरख्त के पास कच्ची जमीन होने पर एक जगह ठंडी होती थी। उस जगह पर डोगी आराम किया करती थी। बज़ाहिर वो आंखें बंद किए हुए था और ऐसा महसूस होता था कि वो गहरी नींद में है। जरा सी आहट पर चौंक कर आंख खोल देता। उससे बातें करने पर वो उस तरह से सुनता जैसे वो हमारी बात को बड़ी तवज्जो से सुनकर और समझ रहा है। एक बार एक मुहिम चल रही थी कि कुत्तों को जहर देकर हलाक कर दिया जा रहा था। वालदा मोहतरमा ने डोगी को मुखातिब किया कि आज बाहर नहीं जाना, कुत्तों को जहर देकर हलाक किया जा रहा है। उसने वालदा मोहतरमा को ऐसा देखा जैसे वो उनकी बात को समझ गया है और उस रोज वो पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकला। नीम के दरख्त के सामने एक लकड़ी का तख्त हर वक्त बिछा रहता था जिस पर बच्चे खेलते थे। बड़े भी गर्मियों में हवा खाने को बैठ जाते थे। नीम का दरख्त मेरे लिए बड़ी कशिश का बाइस था। मैं नीम के दरख्त पर आने वाले परिंदों, जिनमें मैना, कोयल, कौवे, तोता, चिड़िया, चील, कबूतर और फाख्ता समेत मुख्तलिफ परिंदे उस पर आकर बैठा करते थे। मैं उन्हीं परिंदों को देख देख कर खुश होता था। उन परिंदों में चिड़िया ऐसा परिंदा है जो ज़मीन पर दाना चुगने को आ जाती थी। मैंने बचपन में चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी हाथ नहीं आई। एक दिन सुबह के वक्त मेरी वालदा पड़ोस में गई हुई थी। मेरे बड़े भाई मोहम्मद सलीम, मोहम्मद जमील, बहन जमीला और पड़ोसियों के बच्चे सहन में खेल रहे थे। हम छोटे बच्चे तख्त पर बैठे हुए उन्हें देख रहे थे। अचानक कमरे के साथ छोटा कमरा जो रात में बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल होता था, उससे चूजे के चीखने की आवाज़ आने लगी। उन दिनों गांव में लोग बकरे, बकरी, मुर्गों, मुर्गियां, खरगोश इसलिए पालते थे कि अचानक मेहमान आ जाने की सूरत में उन्हें ज़िबा करके मेहमानदारी कर सकें।
گھر میں چیز ہونے پر کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے چوزے چھوٹے کمرے میں دانا چگ رہے تھے۔ وہاں سے چوزے کی آواز آنے پر میرے بھائی سلیم نے دیکھا کہ کوئی چیز چھوٹے سوراخ میں سے چوزے کو اندر کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے فوراً سے چوزے کو پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا۔ چوزے کے ساتھ اس کو کھینچنے والا وہی کالا سانپ تھا۔ سانپ شدید غصے میں تھا۔ وہ تیزی سے میرے بھائی سلیم کی طرف لپکا، مگر بچوں نے سانپ سانپ کا شور مچا دیا۔ میرا بھائی، جس کے سانپ کو دیکھ کر اوسان خطا ہو گئے تھے، بچوں کے شور پر اسے حوصلہ ہوا۔ وہ باہر کی جانب لپکا۔ دوسرے بچے بھی سانپ سانپ کہتے باہر نکلے۔ سانپ کا شور سن کر ہم چھوٹے بچے تخت پر بیٹھے سہم گئے تھے۔ محلے والوں نے جب سانپ سانپ کا شور سنا، وہ بھی گھر میں آ گئے، لیکن سانپ چوزے سمیت غائب ہو چکا تھا۔ سب مایوس ہو کر چلے گئے۔ مغرب کے وقت نانا سلیمان دکان بند کر آ گئے۔ انہیں بھی محلے والوں کے ذریعے صبح کے واقعے کا علم ہو گیا تھا۔ اس واقعے کا سن کر انہیں تشویش ہوئی کہ کہیں وہ سانپ غصے میں کسی بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس سوراخ میں آگ کے دہتے کوئلے ڈال دیے تاکہ وہ سانپ آگ سے جل بھن کر مر جائے۔ اتنا کچھ کرنے پر بھی وہ سانپ زندہ رہا۔ اسے ذرا سا بھی آگ نے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس واقعے کے چند دن بعد گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے پر ہم اپنے گھر حیدرآباد آ گئے۔ ان دنوں نیو سعید آباد میں گندم کی فصل کٹنے پر سال بھر تک استعمال ہونے تک گندم کا اسٹاک گھر میں کر لیا جاتا تھا اور ضرورت کی استعمال کی چیزیں جمع کی جاتی تھیں۔ بعض گھروں میں اب بھی یہ رجحان ہے۔ اس طرح انہیں سارا سال چیزیں لانے سے نجات مل جاتی ہے۔ گندم خراب بھی نہیں ہوتی۔ حسب ضرورت گندم کو چکی میں پیس لیا جاتا تھا۔ میرے نانا حکیم سلیمان نے بھی مکان میں سال بھر کا اسٹاک کر رکھا تھا۔ وہ کسی کام سے حیدرآباد آئے ہوئے تھے۔ شام کو دیر ہو جانے پر ان کی بس نکل گئی تھی، اس لیے وہ حیدرآباد میں ہی رک گئے۔ دوسرے دن جب وہ نیو سعید آباد پہنچے، انہیں معلوم ہوا کہ رات میں ہمارے نانا کے مکان سے 3 گھر چھوڑ کر چوتھے گھر میں رہنے والے 2 بھائیوں شبراتی اور رمضان نے تالا توڑ کر گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور مکان سے کسی بھی صورت میں قبضہ چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ پولیس کی مدد حاصل کرنے پر گلی کے لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس جب شبراتی کو گرفتار کر کے جانے لگی تو اس نے کلمہ پڑھ کر کہا کہ یہ گھر اس کا ہے اور حکیم سلیمان اس کے پاس رہتا ہے۔ اس پر وہاں موجود لوگوں اور نانا حکیم سلیمان نے کلمہ پڑھنے پر اس کو سامان، گھر میں موجود رقم سمیت مکان دے دیا اور پھر کبھی پلٹ کر اس مکان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ حیدرآباد میں ہمارے گھر چلے آئے، یہیں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن کلمہ پڑھ کر مکان حاصل کرنے والے شبراتی کے گھر پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور پریشانیوں نے وہاں ڈیرا جما لیا۔ شبراتی اور اس کا بھائی اس دنیا میں نہیں۔ سنا ہے کہ اب اس گھر میں شبراتی کا پوتا رہتا ہے جو کہ نشئی ہو گیا ہے۔ مکان میں مشکوک لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ مکان پر بظاہر قبضہ عام سی بات لگتی ہے کہ پڑوسیوں نے لالچ میں آ کر قبضہ کر لیا، لیکن حکیم سلیمان کے کوئی وارث ہے ہی نہیں، اس لیے مکان پر قبضہ آسان رہے گا۔ مگر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ واقعہ اس کے واقعے کے بعد ہی کیوں ہوا؟ وہ پہلے بھی مکان پر قبضہ کر سکتے تھے۔ سانپ کے بل میں آگ کے کوئلے ڈالنا، سانپ کے بل میں آگ کے کوئلے ڈالنے کے بعد ہی کیوں مکان پر قبضہ ہوا؟ یہ بات آج تک ذہن قبول نہیں کر سکا۔ ایسا لگتا ہے دونوں واقعات ایک دوسرے کی کڑی ہیں۔ سانپ کی ناراضگی کے بعد ہی مکان پر قبضہ ہوا۔ اس مکان پر قبضہ کیا ہوا، ہمارا نیو سعید آباد جانا ہی چھوٹ گیا۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، نیو سعید آباد آنا ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار کسی شادی کی تقریب منعقد ہونے پر ہی گھر والوں کا نیو سعید آباد آنا ہوتا ہے۔ میری صحافتی مصروفیات کے سبب میں نے مجبوری ہی میں 40 سالوں میں چند ہی شادی کی تقریبات میں شرکت کی ہوگی۔ اچانک میرے موبائل پر میرے کزن کی مس کال آ گئی، جس کا مطلب تھا کہ شہر سے بارات پہنچ چکی ہے اور مجھے فوری وہاں پہنچنا ہے۔ میں ماضی سے حال میں آ چکا تھا اور میرے قدم شادی والے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے، جو کبھی گلی نمبر 8 ہوا کرتی تھی۔ اب نیو سعید آباد اتنا پھیل چکا ہے کہ گلیاں گننا مشکل ہو گیا ہے۔